अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं फिर से आपके पास हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ और बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तो कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम पूरा कवर करें, ठीक है। और रोज़ाना मेरी एक वीडियो आप तक आती रहेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपने इस टॉपिक को स्टार्ट से देखा तो इतना आप लास्ट तक कैपेबल हो जाओगे कि आप इसको जो है वो आपको इस नई लैंग्वेज यूज़ करना आ जाए, ठीक है। सो चलते हैं हमारी आज के नए टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा आज का नया टॉपिक है सी लैंग्वेज। अच्छा, इसमें हम ना बिल्कुल स्क्रैच से सी पढ़ेंगे ताकि जिनको नहीं भी आती है ना वो भी पढ़ सकें, उनको मतलब पढ़ने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में कह रहे हैं कि इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ वेल डिफाइंड लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोड दैट इज रिटन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क। देखो सी, आप लोग देखें सी के वर्ल्ड में ना जिस तरीके से मतलब जैसे अगर हम लोग हैं, अगर हम और आप आपस में आपसे बातें कर रही हूँ, ठीक है, इस वक्त मेरी बात आप तक पहुँच रही है, मेरा मैसेज आप तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का मीडियम सेम है। मीडियम का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो हम जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आपसे जो भी बात कर रही हूँ वो आप समझ रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी और मेरी लैंग्वेज सेम है। तो सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, यानी सी लैंग्वेज के वर्ल्ड के अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाकर कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बात तो आपको पता है ना कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, सही है। तो यहाँ पे ही कह रहे हैं रिटन इन अ वेल डिफाइंड लैंग्वेज, एक वेल डिफाइंड लैंग्वेज में लिखी जाती है, सही है, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। एज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, सही है, कंपाइलर नहीं, सॉरी, कंप्यूटर समझता है। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोड, और जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाती है, कोड, ठीक है। और वो टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और अ टास्क, और हमेशा कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क को सॉल्व करने के लिए ही क्या किया जाता है, कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल मिडिल लेवल लैंग्वेज विद मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, विच इंटरसेक्ट डायरेक्टली hardware units of the computer. Many major part of the OS and the Windows, Unix, Linux are written in C. देखें, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एंड द हिस्ट्री इज़ कि सी लैंग्वेज बनाने से पहले हमारे पास दो डेवलपर्स थे, जिनमें पहले थे किम थॉमसन और एक और डेवलपर थे, उनका जो है वो नाम था मार्टिन रिचर्ड, सही है। इन दोनों ने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री ये है कि देखिए इस सी लैंग्वेज में सी का क्या मतलब है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कंप्यूटर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कंपाइलर, बट नो, इनमें से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी लैंग्वेज का नाम इन्होंने एक अल्फ़ाबेट के बिहाफ पे रखा था। कैसे रखा था? पहले सी लैंग्वेज से पहले ना एक लैंग्वेज मौजूद थी जिसको किम थॉमसन ने बनाया था, और वो उनका ये कहना था कि जो है ना, मतलब उस वक्त वो लैंग्वेज इतनी कैपेबल थी कि वो कोई भी प्रोग्राम बना सकती थी। बट उस वक्त ना, अब वो लैंग्वेज कौन सी थी जो उस वक्त थी? वो लैंग्वेज उस वक्त थी BCPL कौन सी लैंग्वेज है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन इसकी ये एब्रीविएटेड फॉर्म भी इसकी बड़ी थी, तो इसको इसके इनिशियल से जाना जाता है और बोला जाता है कि ये लैंग्वेज क्या थी, बी लैंग्वेज थी। लेकिन जब बी लैंग्वेज मौजूद थी तो फिर सी लैंग्वेज क्यों बनाई गई? देखें, सी लैंग्वेज को बनाने का रीज़न ये है, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और लिनक्स, जब ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे थे ना, तो उस वक्त जो लैंग्वेज मौजूद थी, उस वक्त लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज, तो वो उतनी कैपेबल ही नहीं थी कि वो क्या कर सके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। तो इस वजह से मार्टिन रिचर्ड ने अच्छा, इसका नाम ना मार्टिन रिचर्ड ने इनिशियल रखा था, मतलब बी उनकी जो है वो उनके कारस्तानी थी और उनकी मदद से जो है वो बी लैंग्वेज हुई थी, ठीक है। ये तो एक तो रीज़न ये है, सही। दूसरा ये है कि जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था तो ये लैंग्वेज कैपेबल नहीं थी, यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उस वक्त थी वो उतनी कैपेबल नहीं थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। तो हमारे पास डेनिस रिची ने क्या किया था? डेनिस रिची ने AT&T की बेल लेबॉर्ट्रीज़ में 1970s, कहा जाता है कि 1970s में जो है वो एक लैंग्वेज बनाई जिसको उन्होंने उन्होंने ये कहा कि ये लैंग्वेज अब इतनी कैपेबल है कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि हमारे पास डेनिस रिची ने कोई बिल्कुल नई लैंग्वेज स्टार्ट से बनाई, नो, उन्होंने इसी लैंग्वेज को उठाया, बी लैंग्वेज को ही, इसमें थोड़ी सी उन्होंने
इम्प्रूवमेंट्स की, और इम्प्रूवमेंट्स के बाद उन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च किया और उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, सी लैंग्वेज। और ये दावा किया कि ये सी लैंग्वेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के कैपेबल है। ठीक है, इस सी लैंग्वेज पे काम डेनिस रिची ने 1970s में शुरू कर दिया था, बट ऑफिशियली और पब्लिकली ये 1972 में लॉन्च हुई थी लोगों में। ठीक है, तो ये तो थी सी की हिस्ट्री। सही, इसके अलावा इसको मिडिल लेवल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स होते हैं। तो हर वो लैंग्वेज जिसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स होते हैं वो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, सो नाउ अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हमारे पास 3 तरीके की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और मशीन कोड। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज को हमेशा याद रखें, ये हमारी बेसिक लैंग्वेज होती है। सही है, ये बेसिक किसकी लैंग्वेज होती है? या कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज। और कंप्यूटर की सिर्फ एक ही बेसिक लैंग्वेज है एंड दैट इज़ 0 and 1। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टूड एनी इंस्ट्रक्शन गिवन इट टू एनी ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं समझेगा जो उसको हम देंगे। हाउएवर दे आर ईजिली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को कंप्यूटर की ज़बान में दी जाएंगी वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझेगा। जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो कंप्यूटर से कंप्यूटर की ज़बान में ही बात करते हैं, मतलब वो 0 और 1 में ही बात कर रहे होते हैं। ठीक, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पेज, यहाँ हमारा टॉपिक है। अब लो लेवल लैंग्वेज को ना यहाँ पे 2 कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड। मशीन लेवल, इट इज़ रिटन फ्रॉम अ बाइनरी कोड। अच्छा, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज ही होती है जो कि बाइनरी कोड में लिखी जाती है, मतलब 0s and 1s में। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। कोई इनिशियल स्टेट पे अगर प्रोग्रामर होता है ना तो उसको लो लेवल सीखने में थोड़ा सा मसला होता है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज एक तो कंप्यूटर की है, ऊपर से 0 और 1 में कंप्यूटर से बात करना क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, स्पेशली फॉर न्यू प्रोग्रामर्स। अब नाउ व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज? ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी एडवांस वर्जन है मशीन से। सही है, वे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं निमोनिक्स। क्या होते हैं निमोनिक्स? निमोनिक्स मीन्स कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे होते हैं, कुछ सिम्बल्स आ रहे होते हैं। सही है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। इट इज़ ईजियर फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड अंडरस्टैंड। तो ये प्रोग्रामर्स के लिए कुछ आसान थी समझना और लिखना। बट द मशीन रिक्वायर्स एन असेंबलर। लेकिन इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसलेटर चाहिए था जो कि असेंबलर कहलाता है, ताकि वो इस इंस्ट्रक्शन को क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके। इंटरमीडिएरी लैंग्वेज, इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, a language that is generated from programming source code and that cannot be directly executed by the CPU is called intermediary language। ऐसी लैंग्वेज जो कि क्या होती है, जनरेटेड फ्रॉम प्रोग्रामिंग सोर्स कोड, जो प्रोग्रामिंग सोर्स कोड से जनरेट की जाती है, मतलब यूज़र जनरेट करता है, मतलब अपनी कोई सी लैंग्वेज में। एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU इज कॉल्ड इंटरमीडिएरी लैंग्वेज। भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि CPU डायरेक्टली अंडरस्टूड मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाता फॉर द रीजंस कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है इंस्ट्रक्शंस, तो CPU को समझने के लिए देयर मस्ट बी ट्रांसलेटर्स। सो अगर CPU डायरेक्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन समझता है जो उससे उसकी ज़बान में की जाती है, यानी 0s and 1। क्लियर है ना? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ये कहा जाता है ये सबसे पोर्टेबल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज को सिंपल ऐसा समझें कि ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, और कंप्यूटर से जब हमें बात करनी होती है तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। सही है, अब हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास कुछ दी हुई हैं लाइक C++, जावा, विजुअल बेसिक। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक हाई लेवल लैंग्वेज कवर करेंगे जिसको इंटरमीडिएरी लैंग्वेज भी कहा गया है, जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है, और वो लैंग्वेज हमारे पास है सी लैंग्वेज। नाउ द डिफरेंस इज high level language it can not be considered as a programmer friendly language। क्यों कहा गया है हाई लेवल को प्रोग्रामर फ्रेंडली? क्यों नहीं, क्या रीज़न है? क्योंकि ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो प्रोग्रामर इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है एंड आफ्टर दैट ट्रांसलेटर्स इसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर कंप्यूटर की 0 और 1 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर ये कंप्यूटर समझ जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मशीन फ्रेंडली। ये मशीन फ्रेंडली क्यों है? इसलिए है क्योंकि मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टूड करती है, और हमें अगर ये समझनी है तो हमें ट्रांसलेट करके इसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लाना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे ये। इट रिक्वायर्स अ कंपाइलर इंटरप्रीटर टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। जब हम कोई बात कंप्यूटर से इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तो कंप्यूटर को उसको समझाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? कंपाइलर्स, इंटरप्रीटर्स। सही है, और अगर इसमें क्या चाहिए होता है? लो लेवल में
हमें असेंबलर चाहिए होता है जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, जबकि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, खुद ही डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है, खुद ही समझता है CPU कंप्यूटर। इट कैन बी पोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सी प्रोग्राम हाई लेवल में बनाया गया कोई भी प्रोग्राम एक जगह दूसरी जगह पोर्ट किया जा सकता है, मतलब यू कैन कैरी इट ऑन अ USB। सही है, इन USB आप USB में से कैरी कर सकते हो। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ जीरोस एंड वन। ईजी टू डिबग, डिबग कहते हैं रिमूवल ऑफ एरर्स, बग्स कहते हैं बेसिकली एरर्स, और डिबग कहते हैं रिमूवल ऑफ एरर्स। कहते हैं कि इसको डिबग करना आसान होता है, क्यों? क्योंकि पता चल जाता है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है तो पता चल जाता है किस लाइन में एरर है और यूज़र उसको फिक्स कर देता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग बिकॉज ख़ास तौर पर इनिशियल प्रोग्रामर्स के लिए मुश्किल होता है जीरोज़ एंड वंस में प्रोग्राम की डिबगिंग करना। लेस मेमोरी लेता है, सही है, लो लेवल के मुकाबले में, और ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है हाई लेवल के मुकाबले में। नाउ द ट्रांसलेटर्स, अभी हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। तो ट्रांसलेटर्स हमारे पास जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है कंपाइलर। अच्छा, ट्रांसलेटर्स होते क्यों हैं? देखें, सपोज़ करें अगर आपको चाइनीज़ आती है, ठीक है, एंड मैं यहाँ से आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ। वैसे तो ये कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, बट इन सम केसेस एंड इन सम कंट्रीज़ इंग्लिश को पसंद नहीं किया जाता। लाइक कोरिया अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पर वो ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं, चाइना में भी, कि उनसे उनकी लैंग्वेज में ही बात की जाए, मतलब वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सही है, तो इसीलिए मतलब अगर हम वहाँ उनसे बात करें तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, वो समझ भी जाएंगे, लेकिन उनको ये बात कुछ खासी अच्छी नहीं लगती, वो चाहते हैं कि उनसे उनकी लैंग्वेज में बात की जाए। तो अगर आपको चाइनीज़ आती हो, मुझे इंग्लिश आती है, तो देयर मस्ट बी अ ट्रांसलेटर। तो यहाँ ऐसा एक इंसान होना चाहिए जो कि मेरी बात आपको और आपकी बात मुझे समझाए। सही है, तो अब वो इंसान कौन सा काम कर रहा है? वो इंसान काम कर रहा है ट्रांसलेटर का। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर की बात मुझे और मेरी बात कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं? ट्रांसलेटर्स। ठीक है, 3 तरीके के ट्रांसलेटर देखो यहाँ लिखा हुआ है। द मशीन कैन नॉट अंडरस्टूड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल कौन सी लैंग्वेज होती है? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। मशीन कंप्यूटर यानी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता। इसको हमारी लैंग्वेज समझाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? ट्रांसलेटर्स। सही है, सो देयर आर टोटल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है? हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, कंपाइलर की एक ख़ास बात ये होती है कि एक तो ये मॉडर्न लैंग्वेजेस के साथ यूज़ होता है। सही है, दूसरी बात ये होती है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और फिर उसको ट्रांसलेट कर देता है। और अगर मैं बात करूँ इंटरप्रीटर की, तो ये क्या करता है? एक स्टेटमेंट लेगा हाई लेवल लैंग्वेज की, यानी मेरा जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसकी एक लाइन पढ़ेगा, सही है, फिर उसका मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर ट्रांसलेट करता है पूरा एक साथ एक पूरा प्रोग्राम। एंड असेंबलर बना चुकी हूँ कि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, अ लैंग्वेज विच यूजेस निमोनिक्स लाइक सम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्लियर? अच्छा, अगर इन टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। नाउ IDE। अब IDE क्या है? यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है, सी का। सही है, मैंने आपको सी का इंट्रोडक्शन समझा दिया, मैंने आपको लैंग्वेजेस समझा दी, मैंने आपको ट्रांसलेटर्स बता दिए। ठीक है, नाउ अब IDE। अब क्योंकि सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज को टाइप कहाँ करेंगे? देयर मस्ट बी एन एनवायरनमेंट। यहाँ कोई एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए जिसमें हम, जैसे अगर मुझे कोई लेटर टाइप करना है, मुझे कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो मैं MS वर्ड पे करूँगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे सी लैंग्वेज पे कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं कहाँ बनाऊँगी? तो उसके लिए हमारे पास होती है IDE, एक इंटीग्रेटेड कहते हैं जुड़ी हुई, इंटीग्रेट एनवायरनमेंट होती है। इंटीग्रेट क्या मतलब है यहाँ इंटीग्रेशन का? दैट मीन्स कि इसके अंदर सारे फीचर्स बिल्ट इन है, जुड़े हुए हैं। देखो ये क्या करती है? यूज़र को अलाउ करती है कि वो बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाए, अपनी फाइल्स को एडिट करे, सही है, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करे, लिंक करे, रन करे, डिबग करे। मतलब ये एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जिसके अंदर कंपाइलर भी होता है, लिंकर भी होता है, रन करने का भी ऑप्शन होता है प्रोग्राम को, डिबग, एरर रिमूव करने का भी ऑप्शन होता है अंडर विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। अब IDE बहुत सारी होती हैं, लाइक एक ये है VS कोड है, एक विजुअल स्टूडियो है, सही, ये सबसे पॉपुलर IDE है। इसके अलावा काइलिक्स है पॉपुलर IDE, सही है, ऑन मैक OS, X कोड वॉरियर, ये सब क्या हैं? वो IDEs हैं जहाँ पर हम C, जावा, पाइथन सब के प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं। सही है,
मोस्ट आई सपोर्ट डेवलपमेंट एंड सेवरल प्रोग्रामिंग, जैसे बहुत सारी आई ऐसी भी हैं जो खाली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं। अब अगर हम कोई प्रोग्राम लिखना शुरू करें तो कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसको लॉजिकल क्या करना पड़ता है, लॉजिकल उसकी डिकम्पोजिशन करनी पड़ती है, लॉजिकल उन स्टेप्स को तोड़ना पड़ता है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो नॉर्मली हम ये काम किसके ज़रिए करते हैं, एल्गोरिथम के ज़रिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम की बेसिक्स बताई हुई है कि कैसे एक प्रोग्राम बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या चीज़ें हैं जो इनपुट के तौर पे हम ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2 नंबर्स का प्लस करने का प्रोग्राम बना रही हूँ तो आप वो 2 नंबर इनपुट के लोगी, तो यानी द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ इनपुट। तो जब आप कोई प्रोग्राम बनाने का सोचते हो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है, आप इनपुट सोचो, ठीक है। फिर आप वो टास्क सोचो जो कि प्रोसेस होना है, और फिर वो रिजल्ट सोचोगे जो आपका आउटपुट पर डिस्प्ले रिजल्ट आना है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल देखें, इट्स एन एल्गोरिथम, ठीक है। जिसे फर्स्ट स्टेप, अब इट्स अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या करना है, चाय बनानी है, ठीक है। वैसे तो आप सबको आती होगी चाय बनाना। और इसी तरीके से एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व। स्टेप 1, प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ कैटल। अब स्टेप पहला कह रहे हैं कि कैटल भर के रखें, फिर बॉयल द वाटर, इतना पानी बॉयल करें जो स्टाइल आपको पसंद है, फिर चाय की पत्ती डालें, फिर थोड़ा दूध डालें, फिर शुगर डालें, फिर और बॉयल करें। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपकी टी रेडी है। तो यहाँ कुछ स्टेप्स में लिखकर हमने अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, सही है। एज वी कैन सी द अबव एग्जाम्पल, अ सिंपल टास्क टी मेकिंग ऑल्सो कैरी आउट द फंक्शन। कह रहे हैं एक छोटा सा काम था चाय बनाने का, जिसने पूरा एक जो है वो फंक्शन परफॉर्म, जिसमें हमने एक पूरा प्रोग्राम, एक प्रोसीजर लिखा है कि कैसे क्या करो, फिर क्या करो, कौन सा स्टेप्स फॉलो करने हैं। दिस एग्जाम्पल इज़ अ रियल लाइफ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। व्हेन ट्राइंग टू फिगर आउट द लार्ज लॉजिक एंड फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, एल्गोरिथम हेल्प स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस। देखो ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसमें हमें एक चाय बनाना सिखा रहे थे, लेकिन इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसका भी हमें पहले एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हम खुद लिखते हैं और अपनी ही स्टेप्स को एक बार देखते हैं, देख के सही है या नहीं। उसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर हम प्रोग्राम पे आते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट हमारे पास डायग्रामेटिक एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे प्रोग्राम की। मतलब जो चीज़ हम एल्गोरिथम में लिखते हैं ना, ये देखने के लिए कि वो सही काम कर रही है या नहीं, या उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम उन्हीं स्टेप्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्लो चार्ट। अब फीचर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, इसको मिडिल भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी बहुत रिच होती है, दैट मीन्स कि देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, सी के साथ बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कैश सेंसिटिव होती है, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं हो सकते, लोअर केस यूज़ होता है, स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है, और एक्सटेंसिबल है। मतलब सी लैंग्वेज की कोडिंग हम किसी और लैंग्वेज के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी ऊप्स के साथ हम इसको क्या कर पाते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अब सी का बेसिक स्ट्रक्चर 6 पार्ट्स पर होता है। अब वो 6 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। देखो ये सेक्शन ना हमारे, जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं, ख़ास तौर पे न्यू प्रोग्रामर्स का बहुत मसला होता है। क्योंकि वो अगर कोई नया प्रोग्राम बना रहा है, तो अगर मैं ये चाहूँ लिखना कि अब मैंने अपना नया प्रोग्राम बनाया है, तो मैं चाहती कि मैं एक हेडिंग दे दूँ दैट दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो वो जो हेडिंग है वो कंपाइलर में ये भी नहीं चाहती कि वो कंपाइलर पढ़े, ठीक है। तो अगर मैं नहीं चाहती कि कंपाइलर उसको रीड करे उस इन्फॉर्मेशन को, तो मैं उसको कैसे लिखूँगी? मैं उस इन्फॉर्मेशन को ही डबल स्लैशेस लगा के लिखूँगी। इस डबल स्लैशेस का मतलब है कि कंपाइलर इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहलाता है। ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जब हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे होते हैं या कोई हम वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम डेफिनेशन सेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल, 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक लोकल एक ग्लोबल। तो कोई ऐसे वेरिएबल जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे पूरे प्रोग्राम में यूज़ हों, और उनको जब हम एक ही बार डिक्लेयर करें तो हम उनको कहाँ लिखते हैं, हैश इंक्लूड के बिल्कुल नीचे लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, ये हमारे वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है, सही। ये हमारा बॉडी ऑफ द कोड है, एंड दिस इज़ फंक्शन डेफिनेशन, जब हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं इसके, लेकिन इसको भी हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। द लिंक सेक्शन डिक्लेयर्स द हेडर फाइल। लिंक सेक्शन में क्या होता है, हेडर फाइल। ये हैश इंक्लूड है ना बेटा, ये
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। ये क्या बोलता है कि शामिल कर दो किसको, इस हेडर फाइल को, किसमें, मेरे प्रोग्राम में। इन द प्रोग्राम द कोड टेल्स द कंपाइलर टू लिंक द हेडर फाइल टू द सिस्टम लाइब्रेरीज। ये कोड क्या बताता है, ये लाइन, कि भाई ये वाली जो हेडर फाइल है ना IO वाली, इसको लिंक कर दो किसके साथ, मेरे प्रोग्राम के साथ। ये बेसिक फाइल होती है। ये देखो stdio.h, ये स्टैंडर्ड, std का मतलब स्टैंडर्ड, I का मतलब इनपुट और O का मतलब आउटपुट, H का मतलब हेडर फाइल। ये वो हेडर फाइल है जो कंपाइलर को बताती है कि मैं अपने प्रोग्राम में कौन से फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, इनपुट और आउटपुट। अगर मैं ये लाइब्रेरी ना लिखूँ, अगर मैं ये लाइन ऊपर से ना लिखूँ, कट कर दूँ, और फिर मैं अगर प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट का कोई भी फंक्शन यूज़ करूँगी तो कंपाइलर क्या बोलेगा कि मुझे ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा है। कि जब हम कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं लाइक ये वाले, तो कंपाइलर उसको कहाँ ढूंढता है, जाके लाइब्रेरी में, और जब उसको लाइब्रेरी में नहीं मिलते तो एरर बोलता है वो। डेफिनेशन सेक्शन में हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। लाइक डिफाइन ऑल सिंबॉलिक कांस्टेंट। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बार बार प्रोग्राम में यूज़ होगी, तो बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं उसको एक ही बार क्या कर दूँ, लिख के डिफाइन कर दूँ। अब वेरिएबल की डिक्लेरेशन देखें। देयर आर सम वेरिएबल्स दैट आर यूज इन मोर देन वन फंक्शन। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ किया जाता है। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है, इसका मतलब है कि उन वेरिएबल को लिखना भी हमें बार बार पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि वेरिएबल को ना ग्लोबली डिक्लेयर कर दो, मतलब एक ही बार डिक्लेयर कर दो, फिर कभी भी फंक्शन में हमें वो यूज़ करने हो तो जस्ट हम क्या करें, उसको वहाँ से कॉल कर देंगे। सही है, देखें यहाँ लिखा हुआ है सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। वो वेरिएबल जो ग्लोबल डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किए जाते हैं सेक्शन में, वो ग्लोबल डिक्लेरेशन वेरिएबल कहलाते हैं। लाइक देखो ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये मैक्स के नाम से, ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, ये वाला हमारे पास जो किया है इन्होंने अवॉइड एड, ये जो वेरिएबल इन्होंने बनाया है, ये हमारे पास कौन सा वो है, ग्लोबल वेरिएबल बनाया है इन्होंने, INT x = 100। तो ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वाली जो लाइन इन्होंने लिखी है, ये इन्होंने अपने वेरिएबल को x को ग्लोबली डिक्लेयर किया है, और ये हमेशा कहाँ होता है, INT मेन से ऊपर होता है, ठीक है। एक होता है मेन फंक्शन, जहाँ से हमारे प्रोग्राम की बॉडी क्या होती है, स्टार्ट होती है। इन एवरी सी मस्ट हैव वन फंक्शन सेक्शन। हर प्रोग्राम में क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन में हमारे पास दो पार्ट्स पर होता है। एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में यानी जब हम INT मेन लिखते हैं ना, यहाँ देखें INT मेन के बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसके बाद जितना भी पार्ट होता है वो कौन सा कहलाता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। जो हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इसके एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। अब सब प्रोग्राम सेक्शंस क्या होते हैं कि जब हम एक प्रोग्राम के अंदर कुछ और प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वो सब प्रोग्राम्स कहलाते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये और बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा सी प्रोग्राम दिया हुआ है, इट्स अ बेसिक सी प्रोग्राम, जिसमें बोला गया है कि भाई ये अब प्रोग्रामर ने याद करने के लिए अपनी एक लाइन लिखी है कि लाइक फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है। करना क्या है, बेसिक हेडर फाइल लगाइए और फिर उसके बाद INT मेन लिखा है, वॉइड मीन्स नथिंग। ये ना भी लिखेंगे तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। ये हमने लिख के यहाँ तक ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये आउटपुट क्या दे रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, सीखा, एक बेसिक प्रोग्राम पढ़ लिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सही है। अब इंशाल्लाह इसको मैं आपको ना लैब में कंप्यूटर पे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी दूँगी, कल दूँगी इंशाल्लाह। तो जब तक आप ये समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा मैसेज पर, ठीक है। इसके अलावा कंपाइलेशन है, तो जो भी हम IDE यूज़ करेंगे तो उस पर हमारे पास कंपाइलर बिल्ट इन होता है। तो वो कंपाइलर क्या करेगा, मेरे लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, और अगर कोई एरर होगा तो वो मुझे क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम लिख के बताएगा कि लाइन 1 में एरर है, लाइन 2 में एरर है। अच्छा, हम ये वाला ही कंपाइलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो IDE के कुछ फीचर्स होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। IDE एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जिसमें हमारे पास हम अपने सी प्रोग्राम को टाइप कर पाते हैं। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कोड एडिटर, यानी एक इंटरफेस आ रहा होता है, लाइक ये जो वाइट इंटरफेस है ना, ये कोड एडिटर है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखें, अलाउ यूज़र टू राइट कोड जस्ट लाइक अ टेक्स्ट एडिटर। जैसे MS वर्ड में आप कोड करते हो ना, वैसे सी लैंग्वेज का कोड आपको एक वाइट स्पेस मिलती है, वहाँ लिखते हो। डीबगर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डीबगर भी होता है बिल्ट इन। आप क्या कर पाते हो उससे कि
डीबगर जो है वो आप डीबगर के ज़रिए, अगर डीबगर नहीं होगा तो आपके प्रोग्राम में एरर्स हैं या नहीं वो नहीं पता चलेंगे। डीबगर है तो आपको आपके प्रोग्राम में क्या पता चल पाते हैं, एरर्स। ट्रांसलेटर होता है इसमें, सही है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ट्रांसलेट करता है, यानी कंपाइलर्स के ज़रिए। सही है। फॉर्म डिज़ाइनर, सी लैंग्वेज में हम फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंटेक्स हाईलाइटर, कोई गलत, अगर हम सिंटेक्स कहते हैं रूल्स को, अगर हम कोई गलत सिंटेक्स लिख देते हैं तो वो हाईलाइट बताता है, गलती लाइन को हाईलाइट कर देता है और बताता है कि इस लाइन में आपकी गलती है। ऑटो डॉक्यूमेंटेशन, ये जो एक लाइन आ रही है ना, देखो ऊपर ये वाली ऑनलाइन सी कंपाइलर, ये ऑटो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं कमेंट। जब ये कंपाइलर आप खोलोगे ना, ये लाइन खुद ही लिखी हुई आएगी। तो ये जो लाइन जब खुद लिखी हुई आ रही है तो ये कहलाती है ऑटो डॉक्यूमेंटेशन। सही है। अब सी प्रोग्राम को लिखना कैसे है, राइट कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, ये इंशाल्लाह मैं आपको क्या करूँगी, कल समझाऊँगी। ठीक है। उसके बाद से फिर हम यहाँ से कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सी से। तो एक सी प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें आईडीई चाहिए होती है। ठीक है। फिर कंपाइल होता है वो प्रोग्राम, एंड आफ्टर कंपाइलिंग हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये इन्होंने कुछ वो दिए हुए हैं, टेक्स्ट एडिटर के बताए हुए हैं कि टेक्स्ट एडिटर मतलब सोर्स कोड आप लिखते हो जो सी कंपाइलर्स में। ठीक है। अच्छा, कंपाइलर्स को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड देता है आपको। सही है। लिंकर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, इसकी इन्होंने फाइल एक्सटेंशंस बताई हुई हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से इंशाल्लाह हमारा जो है वो हम बाद में कवर करेंगे ये टॉपिक। पहले कल मैं इंशाल्लाह आपको एक सी का प्रोग्राम की डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी ऑनलाइन। ठीक है। तो अगर जब तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, समझिएगा ज़रूर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।